हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। ये लास्ट ईयर का मिड टर्म का एसएसटी का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का क्वेश्चन पेपर है। तो कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाते हैं। आप इसको प्रैक्टिस के रूप में यूज करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और जो डीओ की तरफ से मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया वो भी आपको जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको सारे आंसर जो है ना समझाऊंगा, और आंसर की भी अवेलेबल है तो उसमें भी आप देख पाएंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से वीडियो समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। देखो ये कह रहा है कि जहाँ लैंड वाटर और एयर तीनों इंटरेक्ट हो जाए तो उस एरिया को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 13वीं शताब्दी में। ठीक है ना, 13th सेंचुरी में हुई थी। अब एक बार बता दूं कि जैसे 13 12 ये कैसे पता लगाते हैं। जैसे अगर मान लो 1272 लिखा है तो 12 से अगर यहाँ पर 00 भी लिखा है ना तो ये 13th सेंचुरी में काउंट हो जाएगा। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो ये 20 है ना, तो अगली 21वीं सदी बोली जाएगी। और ये याद रखना, सेंचुरी में 100 साल होते हैं और डिकेड में 10 साल होते हैं। हिंदी में शताब्दी में 100 साल होते हैं और दशक में 10 साल होते हैं। ये याद रखना क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता स्थापित नहीं करता? इनमें से कौन सी चीज है जो इक्वलिटी को शो नहीं करती? तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि कानून सबके लिए बराबर है, सभी पब्लिक प्लेस में सभी लोग जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो दोनों समानता को दिखा रही है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि धर्म जाति भाषा लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है। ये कह रहा है कि कास्ट रिलीजियन रेस या सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो ये गलत लाइन लिखी है ना, तो ये इक्वलिटी को नहीं दिखाती ना। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो हमें अगर नॉलेज नहीं है ना तो भी हम उसके अगर डिफरेंस पढ़ते हैं ना या उसके पॉइंट्स पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये पॉइंट तो सबसे अलग नजर आ रहा है, तो यही आंसर होगा। अब देखो ये भी इक्वलिटी को प्रमोट करेगा। सरकार ने जो मिड डे मील योजना चलाई है तो कौन सी इक्वलिटी को प्रमोट नहीं कर रही? समानता के आधार पर कौन बेस नहीं है? तो ये सी आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। देखो दो प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, दो प्रकार के पारितंत्र होते हैं। एक प्राकृतिक होता है, दूसरा मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक जो अपने आप या प्रकृति के द्वारा बने हैं, परमात्मा ने जैसे बनाया है ना। और जो प्राकृतिक नहीं यानी कि जो इंसान ने बनाया, तो इंसान ने इनमें से क्या बनाया? एक्वेरियम बनाया है। ठीक है, एक्वेरियम। ये तीनों नेचुरल है। हो सकता है एग्जाम में इस बार आपसे जो है नेचुरल पूछ ले या आर्टिफिशियल पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन चेंज हो के आ जाते हैं। और कई बार एमसीक्यू जो वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने पेपर्स में इसी तरीके से हुआ। तो मुगल साम्राज्य की आमदनी का मुख्य साधन क्या था? जो मुगल है ना, मुगल, उनकी सैलरी का सबसे बड़ा सोर्स क्या था? तो आपसे यहाँ पर उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो मुगल जो है वो कैसे पैसे कमाते थे, चार ऑप्शन दे रखे हैं। व्यापारी से मिलने वाले कर से, मेन आपसे पूछ रहे मेन कौन सा था? मवेशी से मिलने वाले कर पर इंग्लिश में ट्रेडर से जो टैक्स मिलता है, कैटल जो जानवर होते हैं उससे टैक्स मिलता है, या उद्योगों से मिलने वाला टैक्स है, या किसानों की उपज से। देखो हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर ही सबसे ज्यादा था और आज भी वही है, तो सबसे ज्यादा टैक्स इससे मिलता था। लेकिन अब इससे टैक्स नहीं मिलता आज के टाइम में। हम पहले मुगलों की बात कर रहे हैं, उस समय सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर से टैक्स मिलता था। ठीक है, राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? उनके जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो वो गवर्नर करता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे ही अभी मिड टर्म का जो प्रैक्टिस है उसमें भी दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? और तो मिड टर्म प्रैक्टिस में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन से रिपीट हो जाते हैं। तो ओजोन लेयर हमें बचाती है। ठीक है, O2 में O जोड़ेंगे तो O3 बन जाएगी, तो वो हमें बचाती है एनवायरमेंट को। ठीक है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर ना होती तो सूर्य से यूवी रेस निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेस, और ये अल्ट्रावायलेट रेस नीचे आकर कैंसर स्किन डिसीज फैला सकते हैं। क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि सूरज कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो यूवी रेस। ठीक है, गैस नहीं मतलब रेस। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट, ये कह रहा है निम्न में से किसने दिल्ली में सबसे पहले राजधानी स्थापित की? तो आपकी जो बुक है उसमें हिस्ट्री में आपने देखा होगा पूरा का पूरा थर्ड चैप्टर में एक पूरा
एक तरह से एक्सप्लेन किया गया कैसे कैसे किसने राज किया। तो तोमर राजपूत जो है सबसे पहले, और जैसे यहाँ पर ये पूछा है सबसे पहले किसने स्टैब्लिश करी, और हो सकता है आपने ये दे दे और नीचे पूछे कि सबसे पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, तो लाइन से याद कर लो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है इसके आसपास के क्वेश्चन किया करो। ठीक है, 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चला, तो वो अमेरिका में। ठीक है, ठीक है, 1955 में देखो। और अभी अगर आप पार्टिसिपेट में देखोगे तो यही क्वेश्चन है कि जो सिविल राइट मूवमेंट है वो कौन से सन में चला। ठीक है, तो ये 50-55 के अराउंड ही है, तो वहां पे 50 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब देखोगे ना जिन्होंने पार्टिसिपेट पढ़ा है वो देख लेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद 10th है यहाँ पर व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। देखो ये ना स्थायी पवनें होती हैं, इन्हें बोला जाता है परमानेंट विंड्स बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर व्यापार इतिहास में होता था। क्योंकि ये पवनें एक निश्चित समय में जो है ना एक दिशा में बहती हैं फिर दूसरी दिशा में बहती हैं। ठीक है, ये ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड्स कहलाती हैं। आपने अगर बुक में पढ़ा हुआ ना, जियोग्राफी की बुक में ये है, अब देखना 4th चैप्टर, उसमें आपको मिलेगा ये। ऐसे मॉनसून जो है ना, मॉनसून वो सीजनल पवनें हैं। ठीक है, और लू किसी एरिया में पाई जाती है, जैसे दिल्ली में, उत्तर भारत में लू चलती है ना गर्मी में, तो वो किसी इलाके में जो रहती हैं वो लू है। ठीक है, और मॉइस्चर तो आपको पता ही होगा, ह्यूमिडिटी को बोला जाता है। ऐसे इंग्लिश से हिंदी में देख लो। व्यापारिक पवनें कौन सी होती है, स्थायी पवनें, मानसूनी पवनें, मौसमी पवनें। लू क्या होती है, लू होती है स्थानीय पवनें। और वायु से जो वायु में जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसे क्या बोला जाता है, आर्द्रता बोला जाता है। तो इस हिसाब से आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा इस पर टाइम इसलिए लिया क्योंकि इस पर एक नया क्वेश्चन बन के आ जाए। आपसे इसका एग्जाम्पल पूछ लिया किसी का तो आप बता तो दोगे। फिर ये 11th क्वेश्चन है, अगर दिल्ली सल्तनत काल में डैश खराज नामक कर लिया जाता था। देखो ये जो खराज टैक्स है ना, देखो 3 प्रकार के टैक्स के बारे में बता रखा है अगर आप हिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि खराज टैक्स इनमें से किस चीज के लिए जाना जाता है। तो खराज टैक्स जो है ना एग्रीकल्चर के लिए लिया जाता है। ठीक है, कृषि पर लिया जाता था। अगर पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वायुमंडल। ठीक है, एटमोस्फेयर बोला जाता है। द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। फिर नेक्स्ट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट डायरेक्टली बी टेकन बाय द प्लांट्स फ्रॉम द एयर। बताओ कौन सी गैस है जो पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना पड़ता है। राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो नाइट्रेट्स वगैरह नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, फिर उसके बाद नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं। तो इसलिए पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते। अगर प्रथम मुगल शासक कौन थे, तो मैं आपको बता दूं बाबर थे। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका क्या है, भाजसा, भाजसा। पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऐसे याद कर लो, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। फिर नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सब किसके पार्ट है, जलमंडल के। ठीक है, और पहाड़, पठार, मैदान किसके, लिथोस्फीयर के। ठीक है, और तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा। अभी हमने देखा था एमसीक्यू में। फिर अब ये क्वेश्चन आंसर है, ये फटाफट शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे। मतलब जब मुगलों का राज था तो उस समय सेंट्रल प्रोविंसेस में कौन कौन से रीजन थे। तो आपको मैं बता दूं, कोई से भी आप 2 बता सकते हो क्योंकि 2 नंबर का है। ठीक है, तो दिल्ली बता दो, दिल्ली उनके कब्जे में था, पानीपत था, आगरा, लोहार, इलाहाबाद, अजमेर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पर्यावरण के आपको घटक बताने हैं। मतलब पर्यावरण में क्या क्या चीज आती है, एनवायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है। तो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नेचुरल एनवायरमेंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल या मैनमेड, आर्टिफिशियल या मैनमेड। ठीक है, मैनमेड एनवायरमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ हिंदी में तो देखो, यहाँ हिंदी में दे रखे आंसर, मैं दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। अगर जैवमंडल का निर्माण कैसे होता है, तो अभी आपको मैंने यहाँ बताया था जैवमंडल के बारे में कि जैवमंडल कैसे बनता है, इन तीनों को मिलाकर। शुरू में एमसीक्यू में भी इसकी डेफिनेशन दे रखी थी, तो वही आप लिख सकते थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भैया है ना, ये ये पूरी की पूरी परिभाषा क्या है,
बायोस्फीयर के बारे में तो है, और ये हमसे बायोस्फीयर के बारे में तो पूछा था। बस कभी कभी क्वेश्चन में हमें मिल जाते हैं आंसर। ठीक है, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो मिड डे मील योजना है ना, इसके फायदे क्या हुए हैं। देखो मिड डे मील जो योजना है, इसके बहुत ज़्यादा फायदे मिले। बच्चों की जो अटेंडेंस है स्कूल में बढ़ने लग गई, बच्चों को पोषण जो अच्छा मिलने लग गया। ठीक है, एक तो अटेंडेंस बढ़ी, दूसरा बच्चों को न्यूट्रिएंट्स मिलने लग गया। ठीक है, समझो मेरी बात। ऐसे यहाँ पर देख लो, गरीब बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट हुआ, स्कूल जाने लग गए। ठीक है, ठीक है, वही नियमित रूप से स्कूल आने जाना शुरू हो गया, अटेंडेंस रेशियो बढ़ गई। ठीक है ना, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज किसे कहते हैं। देखो इसका मतलब होता है 18 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म जाति भाषा का क्यों ना, उसे वोट डालने का जो अधिकार होता है, उसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वैश्विक मताधिकार। अगर कोई व्यक्ति पर्सन 18 ईयर है या उससे एबव है, और वो किसी भी कास्ट, कलर या क्रीड का है, ठीक है, तो उसको इक्वल राइट है वोट कास्ट करने का, मतलब वोट देने का पूरा अधिकार है उसे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु चक्र प्रक्रिया का विश्लेषण करना है। ये कह रहा है आपको एनालाइज करना है द प्रोसेस ऑफ एयर सर्कुलेशन के बारे में बताना है आपको। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि देखो, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। मतलब जैसे ये गर्म हवा ये ऊपर उड़ गई, तो नीचे जो जगह खाली थी वो ठंडी हवा वहां आ गई। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। इसको क्या बोला जाता है, वायु चक्र बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एयर सर्कुलेशन। बोलोगे जो हॉट एयर होती है, ठीक है, वो जो है एवोराइज कर जाती है, और जो कूल एयर होती है जो वैकेट प्लेस हो गया है उसको फिल कर देती है, तो वो क्या बन जाता है, एयर सर्कुलेशन बन जाता है। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। और वही जब हवा जो गर्म ऊपर जाके ठंडी होती है फिर वो नीचे आ जाती है। ठीक है, मतलब बारिश के रूप में अलग अलग जो भी बनता है उस हिसाब से। फिर नेक्स्ट है खंडगा। अगर अलाउद्दीन खलजी ने भूप्रदेश व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया। देखो जब अलाउद्दीन खलजी बना ना, जब उसका राज आया, तो उसने रेवेन्यू सिस्टम क्या करा, उसने बहुत सख्ती से लागू करा। ठीक है, उसने सारा अपने कंट्रोल में कर लिया। उसने जो भी लोकल जो लोग थे, ठीक है, उन सब को बोला कि आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। और जमीन के जितने भी उनको मेजरमेंट करा, जमीन को मापा, उसने सुधार करा, ताकि टैक्स ज्यादा जो है ना लगाया जा सके। ठीक है, 3 पॉइंट आप बता सकते हो। काफी उसने स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी। जो वहाँ के जो सामान्य बड़ी बड़ी जमीन के जो ओनर्स थे, उनके ऊपर भी टैक्स उसने अप्लाई कर दिया। और जितनी जो लैंड थी उसको मेजर करा, और जो टैक्स सिस्टम थे, और जो जमीन पर टैक्स नहीं लेता था उस पर भी टैक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो कि जो मुफ्तीस होते थे दिल्ली सुल्तानत में, उनकी क्या ड्यूटी होती थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मुफ्तियों के क्या कार्य होते थे, तो आप ये बता सकते हो। देखो जो मुक्ति होते थे ना, मुक्ति, देखो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा जैसे पहले सबसे बड़ा हो गया सुल्तान हो गया। ठीक है, तो उस सुल्तान जो होते थे ना, उन्होंने जो है बड़े बड़े मनसबदार बनाए होते थे। ठीक है, और उनको जो है ना मुफ्तियों की जरूरत पड़ती थी, जो सारी की सारी जमीन में जो जो उनके इलाके के हैं टैक्स वगैरह इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और उसके नीचे जो होते थे अकाउंटेंट होते थे जो सारे रिकॉर्ड रखते थे। तो थोड़ा लाइन से अगर आपने देखा होगा तो आप उसमें पढ़ लेना। ठीक है, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करते थे, सैनिकों को भी देखते थे, इलाकों की कानून व्यवस्था को भी ये देखते थे। ठीक है, और राजस्व वसूली करते थे, और टैक्स जो आता था ना कलेक्ट होता था उसमें सैनिक की सैलरी देने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो अगर अच्छा स्कोर करना है तो चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होने चाहिए, और एक एक चीज अच्छे से लाइन आपको पढ़नी होनी चाहिए। मैं बाकी कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा और एडिशन। आप भर भर के कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है राज्यों की विधानसभाओं में किस प्रकार की चर्चा तथा बहस होती थी। ये कह रहा है ये जो मैं दोनों वीडियो में लेकर आऊंगा अलग से, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। ये कह रहा है लीग जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसमें किस प्रकार का डिस्कशन होता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया।
तो बोलोगे जैसे जो ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो गई है, ठीक है, इमरजेंसी कोई सिचुएशन है, उस पर जो है ना डिस्कस किया जाता था, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट है जो उस समय राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है तो उसके ऊपर डिस्कस किया जाता था। और स्टेट जहाँ से पैसा आएगा, जहाँ से पैसा जाएगा, उसके बारे में डिस्कस किया जाता था कि इनकम सोर्स का कौन सा है और कौन कौन से नए क्रिएट किए जा सकते हैं और कौन कौन सा खर्चा कहाँ का करना है। ये इस तरीके से देखो, अगर चैप्टर पढ़ा तो बना बना के बता सकते हो, और वही मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री तो विभिन्न मंत्रियों के कार्य बताना है। ये कह रहा है जो किसी भी स्टेट के अंदर जो चीफ मिनिस्टर होता है या दूसरे मिनिस्टर होते हैं, उनके वर्क क्या होते हैं, तो आप खुद ही अपने आप ही बना के लिख सकते हैं। फिर आप किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में रहते होंगे, वहाँ अगर मुख्यमंत्री है तो आपको खुद ही पता होगा क्या क्या काम करते हैं। जनता के लिए पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और जो है जनता की वेलफेयर के लिए बहुत से कदम उठाते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होते हैं उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं, हाँ है ना। और अगर कोई जैसे अपोजिशन में पार्टी अगर वो कोई अपनी बात रख रही है तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ बनाना है तो उसके ऊपर बात करते हैं, हाँ है ना। तो अपना बना के आप लिख सकते हो कि मंत्री या मुख्यमंत्री वगैरह जो है वो क्या क्या कार्य करते हैं, या उस राज्य की कोई समस्या पैदा हो गई तो उसको हल करते हैं। जैसे पंजाब में बाढ़ आई तो उसके ऊपर हल किया गया, उसे कैसे सोल्व करना है ना। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें आप बना बना के से बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन डी है। अगर अकबर के शासनकाल में कर व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, मतलब अकबर ने जो टैक्स सिस्टम लगाया था वो सही नहीं लगाया था, ठीक है, या सही लगाया था, जो भी आपको लगता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। तो आप बोलोगे मुगल साम्राज्य में आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, मतलब वो किसानों से टैक्स लेते थे। दरअसल इस टाइम 70 से 80 1500 में, ठीक है, कृषि की पैदावार और कीमतों और कृषि भूमि पर का सर्वेक्षण करवाया गया था और आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में राशि निश्चित किया गया। मतलब पहले जमीन को मेजर किया गया था, फिर जिस हिसाब से जिस जमीन पर जितना टैक्स लगाया जाता है उस हिसाब से लगाया जाता था। और प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडल में बांटा गया था और प्रत्येक फसल के लिए राजस्व पर की अलग सूची, मतलब हर टैक्स जो फसल है ना, फसल उस पर कितना कितना टैक्स लगाना उसके अलग सूची बनाई गई थी। तो मतलब ये है कि आपसे जैसे यहाँ पे इसे बोला इवेल्यूट करना है, तो अकबर ने जो जो टैक्स के जो जो नियम बनाए थे उसको आपको लिख देना है, तो वो यहाँ पर हो गया। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं मानव अपने पर्यावरण को बदल देता है या परिवर्तित कर देता है, ठीक है, और क्यों करता है वो आपको उदाहरण देना है। देखो आप खुद देखो अपने आसपास बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बन रही है ना, और पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, तो मनुष्य क्यों करता है, बोलोगे समय बदलता है तो मनुष्य की आवश्यकताएं बदल जाती हैं, और जो आवश्यकताएं बदल जाती है तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य पर्यावरण को बदल डालता है। जैसे कृषि शुरू कर दी, पहले नहीं होती थी, जंगल काटे, पशु का पालन करा, फिर नगरीकरण हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, फिर एक्सचेंज सिस्टम आया। तो ऐसे बना बना के इसको बड़ा करके थोड़ा लिखोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि जो ह्यूमन है ना वो एनवायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करता है। बोलोगे ह्यूमन जो वांट्स होती है, जो नीड्स होती है ना, वो टाइम टाइम चेंज होती चली जाती हैं। तो उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो ह्यूमन है ना वो एनवायरमेंट में चेंज कर देता है ताकि उसकी डिमांड फुलफिल की जा सके। जैसे उसने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, उसने रोड्स वगैरह डैम वगैरह बनाना शुरू कर दिए, फर्नीचर, और जिससे कि एनवायरमेंट से रिसोर्स को लेकर एनवायरमेंट में उसने चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे आपको 5 पॉइंट्स में बता देना है। ये कह रहे प्लांट्स और जो एनिमल है ना वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। आप भी कैसे बता सकते हैं, उदाहरण देना है आपको। उदाहरण से होता है कि अच्छा स्कोर हो सकता है। 3 पॉइंट बता दो, 2 उदाहरण दे दो, ठीक है। इस तरीके से 5 नंबर आराम से ले लो अगर आप जैसे पॉइंट्स कम लिख पा रहे हैं तो, ठीक है। तो आप बोलोगे पौधे और जो जीव जंतु एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। पौधे और जीव जंतु जो है एक दूसरे पर भोजन के लिए, एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है, एनवायरमेंट का जो बैलेंस है, जो एटमॉस्फेयर उसको बैलेंस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। और देखो जानवर हैं तो हम उनसे बहुत सारे काम ले सकते हैं, तो इंसान की ग्रोथ होगी डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप बना बना के आप बता सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देना कि जैसे बिना जानवरों की सहायता के बिना हमें दूध नहीं मिल सकता, ऊन नहीं मिल सकती, तो हमारी जो जरूरतें हैं बेसिक नीड पूरी नहीं हो सकती। ऐसे जानवरों को हमारे बिना जो हम फसल वगैरह जो उगाते हैं उनको भोजन देते हैं तो उनको उस प्रकार से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे जो उनको चाहिए होते हैं, ठीक है। और अगर हम जो है पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट देंगे तो उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इंसान भी पर्यावरण और जानवर जो है पर्यावरण और इंसान
एक दूसरे पर निर्भर है, ऐसे आप बता देना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देखो ये पैसेज है, ये पैसेज का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। पैसेज मैं नहीं पढ़ रहा, दिखा देता हूँ खाली। पैसेज पढ़ने फिर आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये पैसेज दिखा रहा हूँ, इसके आंसर पढ़ लेना, ठीक है। ये पैसेज देख लो। और दूसरा ये ना, पिछले साल जो है 7वीं में जैसे है तो छठी के लेवल की कुछ आती हैं, तो इस बार तो आपके 7वीं की क्लास के तो 7वीं क्लास की आएंगे, ठीक है। बाकी एक बार से पढ़ना चाहे तो आप आर्ट के लिए देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, इस बार ये चेंज हुआ है बस कि जो पैसेज है 7वीं क्लास है तो 7वीं क्लास के रिगार्डिंग आएगी, ठीक है। बाकी ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इसके आंसर हैं, अब आप आंसर देख लो। थोड़ा आपको वीडियो को आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब होता है जब बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार की पक्की धारणा, मतलब किसी का ना सोच लेते वो ऐसे ही होंगे, तो उसको बोला जाता है स्टीरियोटाइप, ठीक है ना। बाकी मैप है, देखो मैप आपको अच्छे से करना है, इनको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये काफी रिपीट हो जाते हैं। ये मैप के लिए आप अपनी तैयारी कर लेना कि दिल्ली का, गुजरात का, इलाहाबाद, पंजाब, पानीपत, आगरा, ठीक है। हिस्ट्री का मैप जो है ना बुक में, वो सारा कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आप कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। तो अकबरनामा कितने भागों में लिखी गई थी? 3। और मेहरुनिस्सा को क्या खिताब दिया गया? नूरजहां का, ठीक है। इसका नूरजहां का। मुगल उत्तराधिकार की कौन सी प्रथा अपनाते थे? ये गलत लिख दिया यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं, उसे बोलते थे सह उत्तराधिकार, सह उत्तराधिकार, ठीक है। और फिर पुत्रों में बांट देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सुलह की नीति किसने चलाई? अकबर ने। सिसोदिया राजपूत कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। और रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश, ठीक है। और अब मैप देख लो, ये जो मैप है आपको पता होना चाहिए, पंजाब का है, पानीपत का है, देख लो ध्यान से, दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर, ये दिल्ली है, ठीक है। ये आगरा, ये इलाहाबाद, ये गुजरात, ठीक है। ये मैप देख लो आप, ठीक है। अच्छे से कर लेना। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर।